आज से 11 साल पहले आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था? वो कौन सा ऐसा राज था जिसे दबाने के लिए एजेंसी की आजादी छीन ली गई? क्या सच में सीबीआई रात के 2 बजे आपके घर का दरवाजा बिना किसी वारंट के तोड़ सकती है? क्या सच में इनके पास पावर्स है जो लोकल पुलिस से इन्हें 10 गुना ज्यादा पावरफुल बनाती है? क्यों अचानक इंडिया के 10 से ज्यादा राज्यों ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया? आखिर राज्य सरकार सीबीआई को आने से इतना क्यों डरती है? क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी तरह दाल ही काला है? क्या सीबीआई एक सिर्फ जांच एजेंसी है या सत्ता में बैठी पार्टियों का पॉलिटिकल वेपन बन चुकी है जो सिर्फ चुनाव से पहले ही एक्टिव होती है? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में, और साथ ही साथ हम सीबीआई को डिटेल में जानेंगे जो शायद आपको कहीं नहीं बताया जाता होगा। वो सारी छुपी हुई राज का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा जिसे आप कभी नहीं जानते होंगे और उसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1941 जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी। युद्ध के नाम पर जमकर पैसा बहाया जा रहा था। इस करप्शन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बनाई स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एसपी। जब जंग खत्म हुई तो लगा कि इस एजेंसी की जरूरत भी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, करप्शन तो वायरस की तरह फैल चुका था। इसलिए 1946 में एक कानून लाया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीएसपी। दोस्तों ये नाम याद रखना क्योंकि यही वो कानून है जिससे आज भी सीबीआई अपनी पावर्स खींचती है। फिर आया साल 1963 जब होम मिनिस्ट्री ने एक रेवोल्यूशन पास किया। तब फिर यहीं से जन्म हुआ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की। और सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सीबीआई के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं? इसका जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखो यार, इंडिया के संविधान में पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब यूपी पुलिस का राज यूपी में और बिहार पुलिस का राज बिहार। लेकिन यहाँ पर एक जनरल कंसेंट होता है। अगर सीबीआई को किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो पहले वहां के सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आपने न्यूज में सुना होगा कि ममता बनर्जी और दूसरे मंत्रियों ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पावर प्ले गेम है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे दे तो फिर किसी राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तब सीबीआई सीधा सुपरमैन मोड में आ जाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, आखिर सीबीआई ग्राउंड पर कैसे काम करती है? क्या इनके सारे ऑफिसर्स हर तरह के केस सुलझाते हैं? जवाब है नहीं। सीबीआई का पूरा स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 3 पिलर्स यानी कि 3 डिवीजन पर टिका हुआ है। चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको पूरा खेल समझ आ सके। फर्स्ट, एंटी करप्शन डिवीजन। दोस्तों ये सबसे पहला और सबसे पुराना पिलर है। इस डिवीजन का सीधा टारगेट होते हैं सरकारी दफ्तरों में बैठे वो लोग जो देश के सिस्टम को दीमक की तरह चाटने में लगे हुए, चाहे वो छोटा बाबू हो या कोई बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर या फिर खुद सरकार ही हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी या करप्शन का मामला आता है तो ये डिवीजन तुरंत एक्टिव हो जाती है। इनके काम करने का तरीका अलग ही लेवल का होता है। ये सबसे पहले जाल बिछाते हैं जिसे टेक्निकल भाषा में ट्रैप केसेस कहा जाता है। केमिकल लगे हुए नोटों से लेकर सीक्रेट वायरस रिकॉर्डर तक ये ऐसे सबूत जुटाते हैं कि सामने वाला चाहकर भी मुकर नहीं पाता। सीधे शब्दों में कहे तो सरकारी कुर्सियों पर बैठकर देश को लूटने वालों का इलाज इसी डिवीजन के पास है। सेकेंड, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। यही एंट्री होती है देश के सबसे बड़े व्हाइट कलर क्रिमिनल्स की। यहाँ मामला हजारों और लाखों का नहीं बल्कि सीधे करोड़ों और अरबों रुपया का होता है। याद कीजिए विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या फिर वो पुराना हर्षद मेहता स्कैम। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन या सिंडिकेट बैंकों से फर्जीवाड़ा करता है, टैक्स चोरी करता है या पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख देता है,
तब ये डिवीजन को केस सौंपा जाता है। इस डिवीजन का ऑफिसर सिर्फ पुलिस वाले नहीं होते, वो फाइनेंशियल फोरेंसिक्स और साइबर ऑडिटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका काम होता है पैसों का वो सीक्रेट रास्ता, मनी ट्रेल को खोजना, जिसे छुपाने के लिए अपराधियों ने विदेशों में सेल कंपनीज बनाई होती है। थर्ड, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन। दोस्तों यही वो डिवीजन है जो सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में रहता है। जब भी देश में कोई ऐसा मर्डर, किडनैपिंग या टेररिज्म का मामला होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, तो वो केस यहाँ आता है। जब लोकल स्टेट पुलिस किसी हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने में नाकाम हो जाती है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ का शक होता है, तब कोर्ट या सरकार इस मामला को सीबीआई की इस स्पेशल विंग को सौंपती है। और उसी तलवार केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या कोई फिर बड़ा सेंसिटिव पॉलिटिकल मर्डर, ये सब इसी डिवीजन के दायरे में आते हैं। यहाँ के ऑफिसर साइंटिफिक टूल्स, डीएनए प्रोफाइलिंग और क्रिमिनल साइकोलॉजी की मदद से उस सच को बाहर निकालते हैं जिसे जमीन के 7 फीट नीचे छुपाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सीबीआई सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस टीम नहीं, इनके पास करप्शन के लिए अलग दिमाग है, पैसों के घोटालों के लिए एक्सपर्ट्स हैं और मर्डर मिस्ट्रीज के लिए अलग जासूस। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जब ये ऑफिसर्स इतने कमाल के होते हैं तो फिर इन्हें पिंजरे में बंद तोता क्यों कहा गया? चलिए जानते हैं इसके पीछे का इंटरेस्टिंग स्टोरी। केज्ड पैरोट यानी पिंजरे में बंद तोता। साल 2013 में हमारे देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये नाम दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता क्यों कह दिया? बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। हुआ क्या था, वही 2013 के समय एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि तुम चुपचाप इस घोटाले की जांच करो और जो भी सच मिले वो सीधे आकर हमें बताओ, सरकार तक इस रिपोर्ट को मत पहुंचने देना। लेकिन जानते हो सीबीआई ने क्या किया? कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने से पहले ही चुपके से मंत्रियों को रिपोर्ट दिखा दी। फिर मंत्रियों ने अपने फायदे के हिसाब से कई जरूरी लाइन बदलवा दी ताकि उनके लोग बच सके। जब सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता चली तो जज साहब का गुस्सा एक नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 7वें आसमान पर चढ़ गए। तब उन्होंने कहा कि सीबीआई तो सिर्फ एक नाम का शेर है, वो असल में तो एक पिंजरे में बंद तोता है जिसका मालिक जो सिखाता है वही बोलता है। यानी आसान भाषा में कहे तो जो पार्टी सत्ता में बैठी होगी, सीबीआई कहीं न कहीं उसी के इशारों पर काम करेगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या सीबीआई आधी रात को बिना बताए आपके घर में घुस सकती है? तो दोस्तों हम बता दें कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि सिंघम की तरह दरवाजा लात से मारकर तोड़ दिया, असल में जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कानून के नजर में भी सीबीआई को वही नियम मानने पड़ते हैं जो नॉर्मल पुलिस मानती है, यानी सर्च करने के लिए कागजी कार्रवाई और वारंट की जरूरत इन्हें भी होती है। लेकिन फिर भी ये इतनी खौफनाक क्यों लगती है? क्योंकि सीबीआई इस्तेमाल करती है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मान लो किसी बड़े नेता या अफसर के यहाँ रेड मारनी, तो सीबीआई की टीम सुबह के 3 या 4 बजे उनके घर पर पहुंच जाएगी, जब वो गहरी नींद में आराम से खर्राटा ले रहे होंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई प्लानिंग होती है। अब वो सीबीआई ही जाने इसके पीछे क्या प्लानिंग होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सीबीआई हमेशा इसी टाइम पर रेड मारने जाती है, ये सारी चीजें सीबीआई की टीम खुद डिसाइड करती है। और तीसरा सवाल का जवाब तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्यों सीबीआई डायरेक्ट स्टेट में इंटर नहीं कर सकती है, और इसका सिंपल जवाब भी बता दिया था कि उसे स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, और जब सुप्रीम कोर्ट अपना परमिशन दे देती है तो सीबीआई को फिर कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आने वाला रहता है, अचानक न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चलने लगती है, आज सीबीआई ने फलाने नेता के यहाँ रेड मारी, आज करोड़ों रुपए मिले, और चुनाव खत्म होते ही ये खबरें गायब हो जाती। क्या ये सिर्फ इंतफाक है? यहाँ पर विपक्ष का आरोप बिल्कुल साफ होता है कि सीबीआई को एक पॉलिटिकल वेपन यानी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक पैटर्न होता है, चुनाव से ठीक पहले किसी बहुत पुराने केस को दोबारा खोला जाता है। जो नेता चुनाव लड़ने वाला होता है उसके दोस्तों और करीबियों के यहाँ धड़ धड़ रेड मारी जाती है, और इससे यही होता है कि नेताओं का मीडिया में बदनामी होती है और जनता के मन में आने लगता है कि अरे ये नेता तो पक्का चोर है। लेकिन दोस्तों इसका एक और पहलू भी है, जिन नेताओं के यहाँ रेड पड़ती है कई बार उनके घर और अलमारियों से
सचमुच करोड़ों का कैश और सोने के बिस्कुट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केस बिल्कुल झूठे होते हैं, मुजरिम तो असली होते ही हैं, लेकिन एक्शन कब लेना है, किस पर लेना है और कब फाइल को दबा देना है, इस बात का रिमोट कंट्रोल कहीं न कहीं राजनीति के हाथों में होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सीबीआई की असली कहानी क्या है। एक तरफ वो ईमानदार ऑफिसर्स हैं जो देश का पैसा बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, और दूसरी तरफ वो राजनेता है जो इस एजेंसी को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।